तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 यानी उपसंयोजन यौगिक का एक और यानी कि अंतिम टॉपिक, जो कि आपका क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी CFT। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से पहले 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको कवर करा दिया है, जो कि आपका क्या है, VBT यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका वर्नर सिद्धांत। और तीसरा टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो ये तीनों टॉपिक आप जरूर ही पढ़ के जाइएगा, जैसे कि आपका VBT हो गया, वर्नर सिद्धांत हो गया, ये दोनों हमने पढ़ा दिए हैं। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे जाके आप VBT और वर्नर सिद्धांत की वीडियोस देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी CFT। और ये पढ़ाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है आपके सामने आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नेट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी CFT। सबसे पहले समझेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत होता क्या है। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किस वैज्ञानिक ने किया था, H. बेंथे तथा वॉन वेलेक ने। H. बेंथे और वॉन वेलेक ने क्या किया था, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को दिया था। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत था क्या, तो यह सिद्धांत जो है संकुल यौगिकों के निर्माण, संकुल यौगिक जो आपके उपसंयोजन यौगिक होते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको बता रखा है कि संकुल यौगिक यानी कि उपसंयोजन यौगिक क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, उपसंयोजन संख्या और लिगेंड क्या है। ठीक है, तो आप अगर इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या है कि संकुल यौगिकों के निर्माण तथा उनके चुंबकीय गुण, रंग या स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। जो भी क्रिस्टल सिद्धांत है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, वो क्या करता है, जो संकुल यौगिक होंगे उनके निर्माण का, चुंबकीय गुण का, रंग का तथा स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। प्रारंभ में इसे केवल आयनिक क्रिस्टलों के लिए ही लागू किया गया था, जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है। इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आयनिक क्रिस्टल पे लागू हुए थे। ठीक है, इस सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं हैं, जैसे इसकी 5 अवधारणाएं हमें देखनी है। पहली अवधारणाएं क्या है कि एक संकुल यौगिक के केंद्रीय धातु आयन तथा उनके चारों ओर से घिरे विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु इसमें है क्या, तो जो आपका Fe दिख रहा है ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। जो K3 है ये आपका आयन है, मैं बता दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी इसको इरेज कर देंगे। तो K3 आपका आयन हो जाएगा, Fe आपका केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु। और जो आपका Cn यानी कि साइनाइड है वो क्या हो जाएगा, ये आपका लिगेंड हो जाएगा। और इसके बाद जो ये नंबर दिख रही है ये आपकी उपसंयोजन संख्या कही जाती है। तो पहले आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, जैसे कि K3 आपका आयन पढ़ा जाएगा और Fe आपका केंद्रीय धातु परमाणु, Cn आपका हमेशा लिगेंड पढ़ा जाएगा। जरूरी नहीं है कि लिगेंड में हमेशा Cn ही हो, वो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मॉलिक्यूल या संकुल ले रहे हैं, उस हिसाब से लिगेंड आपके देखे जाएंगे। उसके बाहर लिगेंड से जुड़े हुए जो संख्या होती है वो दर्शाती है कि लिगेंड कितने बांड से आपके केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ी हुई है। जैसे Cn के बाहर 6 है, यानी कि जो Cn है ये 6 बॉन्ड से Fe से जुड़ी हुई है, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आपके जानकारी के लिए हमने बता दी, लेकिन ये जो पॉइंट कह रहा है वो क्या कह रहा है कि जो आपका संकुल होता है, जैसे हमने क्या ले लिया, K3 Fe Cn6। अब इसमें आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है या केंद्रीय धातु आयन Fe है, ये क्या होगा, हमेशा लिगेंडो से जुड़े होंगे। जैसे अगर हम इसको देखें तो केंद्रीय धातु आयन आपका क्या है, Fe है, केंद्रीय धातु आयन आपका Fe है। अब ये जो Fe है ये 6 बॉन्ड से किससे जुड़ी है, 6 बॉन्ड से आपका Cn से जुड़ी हुई है।
6 बॉन्ड से Cn से जुड़ी हुई है और Cn आपका क्या है, लिगेंड है। तो यही इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु यानी Fe है, ये क्या होता है, उसके चारों ओर से विभिन्न लिगेंडों का समूह घिरा हुआ होता है। जैसे आपका लिगेंड Cn है तो यहाँ Fe यानी केंद्रीय धातु परमाणु को चारों ओर से Cn यानी लिगेंड ने घेर रखा है। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है कि केंद्रीय धातु आयन यानी जो आपका Fe है, ये लिगेंड के बीच केंद्रीय धातु आयन हो गया और ये जो आपके लिगेंड यानी Cn है, इनके बीच हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। इनके बीच हमेशा क्या होगा, आकर्षण लगेगा। लेकिन आप ध्यान देना, एक पॉइंट अभी ऐसा आएगा कि आपसे कहा जाएगा कि केंद्रीय धातु परमाणु Fe जो है और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन हो, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, लिगेंड के ऊपर जो चार्ज है उनके बीच, यानी कि जो लिगेंड पे अगर चार्ज होगा, चार्ज वाले लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन के बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है। और अगर खाली लिगेंड की बात की जाए, लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच आकर्षण होता है। तो सेकेंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जो लिगेंड होता है और जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है, उसके बीच में हमेशा आकर्षण यानी अट्रैक्शन होता है। अगर वहीं एक और पॉइंट देखा जाए जो कि आपका फिफ्थ पॉइंट में आने वाला है कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन का मतलब उसमें चार्ज होगा। चार्ज जैसे आपका निगेटिव चार्ज हो सकता है या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। अगर आपका निगेटिव चार्ज होगा लिगेंड पे, तो वो लिगेंड हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु से प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, ये आपका फिफ्थ पॉइंट में अभी हम देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपका क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का, कि लिगेंड के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर जो धातु आयन के डी कक्षक हैं, धातु आयन के डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि होती है। जैसे हमने आपका क्या ले लिया, वही K4FeCN6 ले लिया। अब क्या कर रहा है कि जो आपका लिगेंड है यानी Cn है, अगर ये धातु आयन यानी केंद्रीय धातु आयन की ओर जब भी अग्रसर होगा, तो जो आपका डी कक्षक यानी इस धातु आयन यानी Fe का जो डी कक्षक है, Fe का जो डी कक्षक है, इसमें वृद्धि होता है। तो Fe के डी कक्षक में वृद्धि कैसे होगा, पहले वो देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, आपका ये डी कक्षक ले लिया। अच्छा, कौन से कक्षक में कितने, कौन से ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं? जैसे आपका डी ऑर्बिटल है तो इसमें हमेशा 5 कक्षक होंगे, ये आप नोट कर लीजिए। S में 1 कक्षक होता है, P में 3 कक्षक होंगे यानी कि 3 ऑर्बिटल्स होंगे, D में 5 और F में आपका 7 कक्षक यानी 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ये एक नोट करने वाला पॉइंट है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि S में 1 कक्षक यानी 1 ऑर्बिटल, P में 3 कक्षक यानी 3 ऑर्बिटल, D में 5 कक्षक या 5 ऑर्बिटल, F में 7 कक्षक या 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो कहा जा रहा है कि जो आपका लिगेंड है, जब भी ये केंद्रीय धातु परमाणु के ओर अग्रसर होता है, तो इस केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक में वृद्धि होती है। जैसे हम यहाँ पे डी कक्षक बनाएंगे तो इसमें 5 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ये हमने डी कक्षक बना दिया। अब इस डी कक्षक का नाम भी तो होगा ना, जैसे आपका भी तो घर पे नाम होता है, वैसे डी कक्षक के सभी ऑर्बिटल्स का नाम होगा। जैसे यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा पहला कक्षक का नाम, दूसरे का हो जाएगा वाई जेड, तीसरे का जेड एक्स और चौथे का जेड स्क्वायर, पांचवे का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इस कक्षक के नाम हो गए। अब कह रहा है कि इस डी कक्षक में वृद्धि होगा। जब हम इस डी कक्षक में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, डी कक्षक में जब वृद्धि करेंगे तो ये आपका डी कक्षक बना दिया हमने। फिर से इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये सिर्फ समझने के लिए था। ठीक है, ये डी कक्षक बना दिया। अब इसमें हम फिर से 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसके हम नाम भी वही रखेंगे आपका, पहले एक्स वाई, फिर वाई जेड, जेड एक्स, जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपके डी कक्षक में वृद्धि हो गई। और यही कहा जा रहा था कि जब हम क्या करते हैं,
K3FeCN6 यानी कि जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु की ओर अग्रसर होता है तो इस केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक में वृद्धि होगा, जो कि इस तरह से देखी जाएगी। ठीक है, तो ये आप इस पॉइंट्स जो आपका है वो नोट कर लेंगे कि पहला कक्षक आपका XY है। मैं इस कक्षक का नाम बीच में ही लिख देती हूँ, जैसे XY, YZ, ZX, Z² और X² और Y²। ये आपका आखिरी कक्षक का नाम हो गया, जो कि X² और Y² है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट था जो कि समझने वाला था, बाकी सभी पॉइंट सिंपल थे। चौथा पॉइंट क्या है कि डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती है, यानी कि ये जो डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि है ये एक समान रूप से नहीं होती है। किसी में ज्यादा होगा, किसी कक्षक में वृद्धि और किसी कक्षक में कम वृद्धि होती है। उन्हीं कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है जो डी कक्षक लिगेंड के मार्ग में आते हैं। जैसे इसमें से कोई डी कक्षक अगर लिगेंड यानी कि जो आपका CN है इसके मार्ग में आ जाएगा तो उसी के कक्षा में क्या होगा, वृद्धि होगी। उसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट आपका क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, हमने बताया था कि अगर केवल केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड है तो उसके बीच में आकर्षण लगेगा, लेकिन अगर लिगेंड के इलेक्ट्रॉन की बात की जाए और केंद्रीय धातु परमाणु की बात की जाए तो उनके बीच प्रतिकर्षण यानी कि डिस्ट्रैक्शन लगता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया केंद्रीय धातु परमाणु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल होता है, जिस वजह से धातु आयन के जो ये डी कक्षक है इस डी कक्षक के भी दो कक्षक और बन जाते हैं, यानी कि डी कक्षक के विभिन्न ऊर्जा वाले, ये जो आपका डी कक्षक हमने बनाया है इसके विभिन्न ऊर्जा वाले दो समूह बन जाते हैं या दो समूह में ये बढ़ जाते हैं, जिसे पहले समूह को कहा जाएगा आपका EG समूह तथा दूसरा समूह आपका क्या है T2G समूह। ठीक है, ये आपका डी कक्षक बटेगा। जैसे अगर हम इसी में समझे तो यहाँ तक तो हमने डी कक्षक बनाया हुआ है, अब ये जो आपका डी कक्षक है ये भी दो पार्ट में या दो समूहों में टूट जाएगा। पहला आपका जो समूह बनेगा और जो आपका दूसरा समूह बनेगा, इनकी जो कक्षकें होंगे वो कितनी होंगी, पहले में दो कक्षक होगा और दूसरे में आपका 3 कक्षक होगा। ठीक है, यानी पहला आपका जो समूह बनेगा ये बनेगा EG समूह और नीचे आपका क्या बनेगा T2G समूह। तो आप ये जो पूरा अब एग्जांपल है यहाँ 5वें पॉइंट में नोट कर सकते हैं कि पहले फिर से डी ऑर्बिटल बना लीजिएगा, फिर उसके कक्षक में वृद्धि को दिखा दीजिएगा, फिर उस वृद्धि हुई कक्षक को भी दो समूहों में बांट देंगे, यानी EG समूह और T2G समूह। तो ये आपका 5वें पॉइंट में आ जाएगा। और अगर आप खाली वृद्धि तक ही रोक देते हैं तो आपका ये तीसरे पॉइंट तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इस कक्षक का नाम देखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा Z² और इस वाले का नाम हो जाएगा आपका X², यानी ये आखिरी के दो कक्षक बच रहे हैं X² माइनस या X² और Y²। ये आपका क्या दर्शाएगा, EG समूह दर्शाएगा। और वहीं आपका ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका बचा है Z या कहेंगे XY, शुरू का XY, YZ और ZX, यानी कि T2G समूह में आप देख रहे हैं कि जो D कक्षक है शुरू के 3 ऑर्बिटल आपको, यानी कि XY, YZ और ZX शुरू को 3 ऑर्बिटल T2G समूह में आपको देखने को मिलेंगे और आखिरी के जो दो ऑर्बिटल हैं Z² और X2 या X² या Y², आखिरी के दो ऑर्बिटल आपको EG समूह में देखने को मिलते हैं। तो 5वां पॉइंट एक बार और देख लेते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु जो होंगे इनके आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, जिस वजह से जो आपका डी कक्षक है दो समूहों में बढ़ जाएंगे। पहला समूह होगा EG समूह और दूसरा समूह होगा क्या, T2G समूह। EG समूह में डी कक्षक के आखिरी के दो कक्षक होंगे, वहीं अगर T2G समूह की बात करें तो इसमें डी कक्षक के शुरू के 3 ऑर्बिटल्स या कक्षक होते हैं। तो उम्मीद है आपको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी CFT समझ में आ गया होगा। अगर इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या वेटेज वाले टॉपिक की बात करें तो पहला आपका होगा VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सेकंड आपका वर्नर सिद्धांत और थर्ड आपका ये जो हमने आज के लेक्चर में देखा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो ये तीनों टॉपिक इस चैप्टर से ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। तो ये तीनों आप जरूर देख लीजिएगा और अगर इसकी वीडियोस आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं।
और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।